नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हम लोग यहाँ जैसे कि IAS यूपी PCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को लेकर चल रहे हैं और इसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो PCS एग्ज़ाम होता है उसकी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 और 25 को। हम इसमें सामान्य अध्ययन के लगभग 30,000 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें इस क्रम में आज हमारा ये 16वां भाग है। इसके पहले हम लोगों ने लगभग 15 पार्ट को कर लिया है। उन 15 भागों को आप हमारी प्लेलिस्ट जो हमारी बनी हुई है 30,000 प्रश्नों की प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें कौन कौन से प्रमुख प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है जो कि हमारा कल का लास्ट प्रश्न था, प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला, यहाँ पे फर्स्ट है, ये आपका आगे जाके GS भी बनेगा। अभी तो फिलहाल ये आपका करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अगर अभी ये आगे जाएगा तो पहला क्वांटम संचार उपग्रह है जिसको विमोचित किया गया है या लॉन्च किया गया है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। आपका आगे भी विकल्प आपका है रूस, जापान, इजराइल या फिर चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी विकल्प आपका है चीन। चीन ने भी हाल ही में गोबी मरुस्थल जो है वहाँ से, गोबी डिजर्ट से अपना इनका जो जीव काउइन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वहाँ से इसे लॉन्च किया है। अब जैसे इसकी बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इस क्वांटम, पहले क्वांटम जो उपग्रह है, संचार उपग्रह, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं QUESS। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका एक दूसरा नाम भी रखा गया। दूसरा नाम क्या है? मिसियस। अगर इसका आपका डायरेक्ट नाम रख के या डायरेक्ट नाम से पूछा जाता है मिसियस को किस देश ने लॉन्च किया, तो ये चीन हो जाएगा। आपको चीन सही करना है। या क्यूसेक पूछ लिया जाता है तो अभी आपको चीन ही टिक करना है। ये पहला क्वांटम प्रकार का जो है संचार उपग्रह है। हम चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला 46 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रहित हवाई वाहन UAE जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है? इसमें कई सारे दिए गए हैं। पहला है आपका लक्ष्य, दूसरा दिया गया है निशांत, तीसरा दिया गया है पक्षी और चौथा दिया गया है आपका इंपीरियल ईगल। तो आखिर इसमें कौन कौन से हैं जिसको DRDO के अंतर्गत जो संगठन है उसने विकसित किया है? ये आपको सही करना है या टिक करना है। तो इसका जो सही आंसर है, या आपका जैसे लक्ष्य है तो लक्ष्य का भी विकास किया है और निशांत को भी विकसित किया है, पक्षी को भी विकसित किया और इंपीरियल ईगल को भी विकसित किया। तो जो इसने है ये A, 2, 3, 4 सभी को इसने विकसित किया है। अब जैसे इसमें एक एक को देख लेते हैं। जैसे पहले की लक्ष्य की बात करते हैं तो लक्ष्य एक दूर से संचालित हवाई वाहन है और मतलब दूर से क्या, एक रिमोट सेंसिंग है। तो रिमोट से आप कहीं से भी बैठे बैठे चला सकते हैं। और इसमें जो विकास में सहयोग किया है इसकी सहयोगी कंपनी ADE सहयोग कंपनी ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको शुरू किया है और ये पायलट रहित भी है। इसमें कोई भी पायलट नहीं रहता, रिमोट से ही चलता है। अब निशांत की बात कर लेते हैं तो ये भारत के ADE के द्वारा ही विकसित किया गया है। किसके द्वारा ही? ADE के द्वारा विकसित किया गया। और इसका मुख्य काम क्या है? तो ये खुफिया इलाके होते हैं, दुश्मन के खुफिया इलाके, उनकी जानकारी को इकट्ठा करना होता है। तो इसलिए इसे भी याद रखिएगा। पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी को जो है एक पहिएदार संस्करण, इसमें छोटी छोटी पहिए भी रखी और इसमें हवाई पट्टी का उपयोग करके उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है। मतलब जैसे एक प्लेन होता है उसी तरह से एक जब तक पट्टी बनी होगी, इस पट्टी के ऊपर जो ये पहले रनवे जैसे होता है ना, रनवे पे भरेगा, इसके बाद इसी पे उतर सकता है। मतलब ऐसे नहीं है कि इसी प्लेन की तरह से एक ही जगह से उड़ा वहीं पे उतार सकते हैं। तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। अब इंपीरियल ईगल की बात करते हैं तो इसको भी जो है एक उसी तरह से सभी लोगों ने निर्मित किया है। ये एक भारतीय सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करेगा। तो इसलिए ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका सही आंसर डी विकल्प आपका सही है। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला 47 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है?
इसमें विकल्प आपके दिए गए INS खंडेरी, INS अरिहंत, INS विराट या फिर INS किल्टान। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? तो ये आपका बी विकल्प सही है, INS अरिहंत। ये भारत की जो है पहली स्वदेशी, क्या पहली स्वदेशी, यहाँ पे लिखा हुआ है पहली स्वदेशी जो है परमाणु संचालित ये बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम मिसाइल है, जिसको SSBN कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत किया गया। किस कार्यक्रम के तहत? तो SSBN कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। चलते हम लोग देखते हैं कि अपना अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा अगला 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 5G तकनीक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मतलब 5G को सपोर्ट नहीं करता है? विकल्प है आपका मिलीमीटर तरंग, बीम फार्मिंग, वाईफाई या फिर छोटी कोशिकाएं। तो सही आंसर क्या है? तो इसका सी विकल्प आपका वाईफाई जो है ये आपका 5G तकनीक का समर्थन नहीं करता है। अब 5G आखिर क्या है? तो 5G कहीं ना कहीं एक आने वाली जो पीढ़ी है उसका मोबाइल नेटवर्क है, जो अभी तक का सभी कंपनियां यूज कर रही हैं। अभी तो ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, जियो वगैरह एयरटेल वगैरह आपको फ्री में 5G नेटवर्क दे रही हैं। आप चाहे जितना यूज कीजिए, बस आपका 4G का रिचार्ज होना चाहिए। तो ये एक वायरलेस नेटवर्क होता है जिसमें काफ़ी हाई स्पीड आपको मिलता है, मतलब 24 गीगाहर्ट्ज़ और 100 गीगाहर्ट्ज़ तक के बीच में होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं देखते हैं कि ये जो वाईफाई होता है ये कितना है। तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की रेडियो फ्रिक्वेंसी ही एक एनालॉग टीवी प्रसारण आवृत्तियों में ही मतलब ये डिटेक्ट करता है, और ये कहीं ना कहीं आपका ये 5G तकनीक से संबंधित नहीं है। चलते हैं देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल नहीं है? जो अम्ल नहीं है उसे हमें पकड़ना है। दही, नींबू पानी, संतरे का रस या फिर आपका सिरका। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? तो आपका नींबू पानी एक अम्ल नहीं है। जैसे कि बात कर लेते हैं दही की या जो है संतरे के रस की और या फिर सिरका की, तो कहीं ना कहीं इन सभी जो पदार्थ दिए गए हैं ये सभी का स्वाद तो खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल होता है, लेकिन ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, मतलब स्वाद खट्टा है, तब एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें ये अम्ल है, लेकिन इनकी जो रासायनिक प्रवृत्ति होती है उनके आधार पे हमें टिक करना है। इसके आधार पे नींबू पानी जो है एक क्षार की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसका जो रासायनिक नाम होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका रासायनिक नाम होता है CaOH। तो नींबू पानी को आपको अच्छे से याद रखना है। हम चलते हैं देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला 50 नंबर प्रश्न है, लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस धुंध का मुख्य कारण क्या है? विकल्प आपका है कोयला, नाइट्रिक अम्ल, ओजोन, पराबैंगनी विकिरण। तो आखिर क्या है? अब जैसे बात करते हैं लंदन स्मॉग की, तो भैया देखिए सबसे पहले ये लंदन में डिटेक्ट किया गया या लंदन में एक धुंध छा गई, उसी को नाम दे दिया गया लंदन स्मॉग। अब ये हुआ क्या था? तो ये एक सल्फ्यूरस धुंध थी, तो इसको सल्फर हेज भी के मतलब सल्फरास हेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग मतलब इसको कारण क्या होता है? तो जो सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन होते हैं, कैसे? सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जैसे कि मुख्य रूप से कोयला हो गया, ये इसका मुख्य वो होता है जिम्मेदार कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका एकदम सही हो जाएगा, मतलब कोयला। चलते हैं देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है, उसे हमें पकड़ना है। विकल्प आपका है अश्रु गैस, इसमें आपका जो आंसर दिया गया है इसका क्या दिया गया है? अल्फा क्लोरो एसीटोफेनोन या गंधक जिसको सल्फर बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस जिसको जीनोन बोलते हैं, लाफिंग गैस जिसको नाइट्रोजन बोलते हैं। अब जैसे बात करते हैं अश्रु गैस की, तो ये आपका अल्फा क्लोरो एसीटोफेनोन ये सही है। इसको एक लैक्रीमेटरी एजेंट के रूप में जाना जाता है। किस एजेंट के रूप में?
लैक्रीमेटरी एजेंट के रूप में जाना जाता है। यह एक रासायनिक हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, जैसे सांस लेने में समस्या हो जाती है और जो हमारी बॉडी है उसमें जलन हो जाती है, कहीं ना कहीं जो खून का भी बहाव होने लगता है, और कहीं ना कहीं आप अगर इसके ज़्यादा संपर्क में रहते हैं तो आप अंधे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको इसे याद रखना, ये आपका सही है। अब जब गंधक की बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्रिमस्टोन कहा जाता है। ब्रिमस्टोन, ये ब्रिमस्टोन हो गया, इसको ब्रिमस्टोन कहा जाता है। यह आधात्विक होता है और कहीं ना कहीं सल्फर का एक व्यावसायिक उपयोग होता है। अब अगले की बात करते हैं स्ट्रेंजर गैस। तो स्ट्रेंजर गैस, और इसी में अगर ये बात कर लेते हैं लाफिंग गैस की, तो लाफिंग गैस एक प्रकार का नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में हम इसे जानते हैं। किसको, तो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में जानते हैं। और आपका जो गलत विकल्प है यही है, आपको इसे ही पकड़ना था, यही आपका सही हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला 52 नंबर प्रश्न है, माचिस, कीटनाशक और कवकनाशक में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? इन सभी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का या फिर क्लोरीन का? तो इन सभी में जो प्रयोग किया जाता है ये आपका सल्फर का प्रयोग किया जाता है। यह एक आधात्विक और प्रचुर एवं बहु संयोजी तत्व है और यह एक चमकीली, पीली, क्रिस्टलीय ठोस धातु भी होती है। तो इसका उपयोग इन सभी में किया जाता है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला 53 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 क्या है, अम्ल का नाम दिया गया है। सूची 2 में क्या है, स्रोत दिया गया है। आखिर यह अम्ल किस स्रोत से प्राप्त होता है, इसे हमें टिक करना है। विकल्प आपका क्या है, पहला आपका दिया गया एसिटिक अम्ल दिया गया, यह क्या अंगूर से मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल दिया गया, यह क्या टमाटर से मिलता है। टार्टरिक अम्ल दिया गया, यह क्या सिरका से मिलता है। मैलिक अम्ल दिया गया, यह क्या सेब से मिलता है। ये आपको टिक करना है। अब जैसे इसमें बात करते हैं, सबसे पहले जो ये दिया गया, क्या दिया गया, एसिटिक अम्ल दिया गया। तो एसिटिक अम्ल आखिर कहाँ से मिलता है ये भी आपको बताना है, और साथ ही में आपको बताना है ऑक्जेलिक अम्ल भी बताना है, टार्टरिक अम्ल भी बताना है, मैलिक अम्ल भी बताना है। तो इसमें जैसे कि सबसे ज़्यादा जो आपको याद हो सबसे पहले उसे टिक करते हैं। तो जैसे सेब है, सेब का सबसे ज़्यादा जल्दी सभी को याद हो जाता है। तो सेब में क्या पाया जाता है, तो सेब में भैया मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये आपका सही सुमेलित डी का 4 होगा। डी का 4 किस में दिया गया, इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया, इसमें नहीं दिया गया। आपका सी कट जाएगा, आपका डी भी कट जाएगा, इसमें भी नहीं दिया गया है। तो आपका ये 2 तो कट गए। हम चलते हैं दूसरे पे, देखते हैं कि हमारा आखिर दूसरा कौन सा हो जाएगा। अब दूसरा जैसे क्या होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहीं ना कहीं खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। तो किस में पाया जाएगा, तो ये खट्टा क्या होता है, तो सिरका एक तरह से खट्टा होता है। तो आपका एसिटिक अम्ल से मिलान हो जाएगा सिरका का। तो ए का क्या हो जाएगा, 3। अब ए का 3 देख लेते हैं। ए का 3 इसमें दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, ये आपका कट जाएगा क्योंकि पहले 2 कट ही चुके हैं। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अब एसिटिक अम्ल किससे संबंधित हो जाएगा, सिरका से संबंधित हो जाएगा। अब वही ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपका टमाटर से ही संबंधित होता है। और वहीं आपका टार्टरिक अम्ल की बात करते हैं तो टार्टरिक अम्ल आपका अंगूर में पाया जाता है। अब जैसे इसमें कुछ अन्य चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। टार्टरिक अम्ल क्या सिर्फ अंगूर से पाया जाता है, तो भैया टार्टरिक अम्ल अंगूर के साथ में पाया जाता है इमली से। देखिए यहाँ पे मैंने इसको लाइन बनाया, ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको याद रखना, टार्टरिक अम्ल की बात कर रहे हैं, अंगूर हो गया, इमली हो गया, नींबू हो गया और केला हो गया, ये सभी खट्टे फल हैं, इन सभी में पाया जाता है। और इसके बाद अगले की बात करते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सिरका को टिक किया तो ये सिरका में ही पाया जाता है। अब सिट्रिक अम्ल की बात कर लेते हैं तो सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, जैसे संतरे हो गया, नींबू हो गया और सभी खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। अब जैसे कि इसमें ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें हो गया, टमाटर हो गया, टमाटर के साथ में आपका पालक हो गया, पालक के साथ में एक हरी वाली गोभी आपने देखी होगी,
जिसको हम लोगों को नाम देते हैं ब्रोकली, तो उसमें भी पाया जाता है। अब दही में तो हमने बताया ही लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सेब में क्या है, मैलिक अम्ल ही पाया जाता है। तो इसी तरह से आपको ये सब याद रखना है। इसके अलावा जैसे अन्य भी होते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करते हैं तो ये जिसको विटामिन सी बोलते हैं, आंवला, अमरूद, पपीता, इनमें पाया जाता है। फार्मिक अम्ल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आपको याद रखना है। किसको? तो ये फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है? तो ये चींटियों की डंक से पाया जाता है, निकलता है, या फिर स्टेंगिंग नेटल एक पौधा होता है वहाँ पे होता है चींटी की डंक। किससे? तो जो चींटी होती हैं उसकी डंक से, जब वो डंक मारती हैं उससे निकलता है, या फिर स्टिगिंग पौधा है, स्टिगिंग नेटल पौधा है, उसमें पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न संख्या 54 है। मानव रक्त का पीएच मान होता है आखिर क्या होता है? ये आपको बताना है। 7 से कम होता है, 7.35 से या 7.45 के मध्य होता है, या 8.25 से 8.5 के मध्य होता है, या फिर 8.5 से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी आंसर 7.35 से लेकर 7 आपका कैसा होता है? 4-5 के मध्य होता है। तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों में जो दिया गया है ये आपका सही क्या हो जाएगा? ये बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब जैसे कि क्या बात करते हैं, पीएच एक जैसे कि क्या होता है, एक पैमाना होता है कि आखिर कौन क्षार है और कौन क्षार नहीं है। अब जैसे 1 से 7 की बात कर लेते हैं, तो जैसे 7 से नीचे होता है, 7 से जैसे नीचे हो गया, कम हो गया 7 से, तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये जो अम्लता को दर्शाता है, अम्लता को दर्शाता है। वहीं 7 से जब ऊपर जाता है, मतलब 7 से ऊपर होता है, तो इसको दर्शाता है, तो ये क्षार को दर्शाता है। अब जैसे रक्त की बात करते हैं तो एक रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है और कहीं ना कहीं ये 7.3 से 7.45 के मध्य होता है। अब जैसे कई सारी चीज़ें पूछ लेता है, कभी कभी जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पूछ लेता है, तो भैया शुद्ध जल कैसा होगा? यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे इसमें जल का पूछा तो शुद्ध जल का कितना होगा? तो ये 7 होगा, इसका कुछ भी नहीं होता। इसे आपको अच्छे से याद रखना। जैसे सामान्य लोगों का मूत्र होता है, उसको कितना होता है? तो उसका 6.0 से लेकर 7.5 के मध्य होता है। इसे भी आपको याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा अगला 55 नंबर प्रश्न है। कास्टिक सोडा का रासायनिक रूप क्या है? विकल्प है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा 55 का? इसका डी विकल्प आपका सही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला 56 नंबर प्रश्न है। हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, 2 बिंदु दिए गए हैं, 2 उनको पढ़ना है। इसके नीचे के आपका ऑप्शन टिक करना है। विकल्प पहला है, पहला ऑप्शन दिया गया है, हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। दूसरा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब जैसे बात कर लेते हैं, जो हाइड्रोकार्बन है ये कैसा होता है? तो ये कहीं ना कहीं कार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन कैसा है? तो ये एक कार्बनिक यौगिक है। ये चीज यहां पे इतनी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है पूरी तरह से कार्बन है और ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। तो आपका पहला बिंदु जो है ये आपका सही हो जाता है। अब जो अगले की बात करते हैं, तो जो अगला दिया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन्स के रूप हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भैया एल्केन्स के रूप हैं, जैसे कि क्या क्या इनको बोलते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो भैया आपका जो बिंदु 2 है ये भी सही हो जाएगा, मतलब 1 और 2 दोनों सही। देखते किसमें है, इसमें केवल 1 है, ये कट जाएगा, केवल 2 ये भी कट जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, आपका डी विकल्प गलत हो जाएगा। सही आपका सी विकल्प है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला 57 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया था? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले बात किया था, संरक्षित करने की बात कर रहे थे
यहाँ पे क्या है, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? एल्केन्स का। एल्केन्स के बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में बात की, फिनोल का या फिर एथिलीन का या फिर फ्लोरीन का। तो सही क्या है? तो इसका सही जो है ये एथिलीन सही है, सी विकल्प आपका सही है। एथिलीन एक सरल जो है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है और इसका जो है प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए, जितने भी फल होते हैं उनको पकाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से भी होता है, एक पादप हार्मोन है, वो प्राकृतिक रूप से भी होता है। अगर हम वो जबरदस्ती उनको जल्दी ना पकाएं तब भी वो पक जाएंगी, क्योंकि पादप में स्वयं ही एथिलीन हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो आपके लिए इसलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? विकल्प आपका मिथाइल अल्कोहल, बेंजोइल अल्कोहल, सोडियम क्लोराइड या फिर ग्लिसरॉल। तो आखिर किसका कौन सा सही होगा? आपका सही आंसर है मिथाइल अल्कोहल, जो इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? पेंट के लिए। तो आपको इसे याद रखना। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा दोस्तों अगला 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कि 3 तो सही हैं, एक कोई गलत हो गया, तो उस गलत वाले को हमें पकड़ के OMR शीट में भर देना है। चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला विकल्प क्या है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथीन, जिसको PTFE या टेफ्लॉन भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, ऐसा पूछा। PC रबड़, क्लोरोप्रीन या पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित क्या होता है? अगला है नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो मतलब गलत है, जैसे कि बात करते हैं पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक, बिल्कुल भी ये सही है। जो पॉलीथीन होती है ये एथिलीन का कृत्रिम पॉलीमर होता है और इसमें सबसे आम होता है प्लास्टिक। तो आपको ये याद रखना है। अब जैसे इसमें पूछा गया है नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है, ये आपका गलत है। डी विकल्प आपका गलत हो जाता है और आपको इसे ही याद रखना है, इसे ही मार्क करना है। जैसे नियोप्रीन की बात करते हैं तो ये पॉलीक्लोरोप्रीन या PC रबड़ भी कहा जाता है इसको। क्या? ये देखिए यहाँ पे PC रबड़ लिखा है, ये इसको लिए नियोप्रीन के लिए सही होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं, हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा दोस्तों जो अगला 60 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? कौन कौन से तत्व उसमें शामिल होते हैं? विकल्प पहला है केवलर या दूसरा है लेक्सन या तीसरा है टेफ्लॉन। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? आखिर किसका प्रयोग करके जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है? देखिए भैया, जैसे केवलर है तो केवलर एक जो है मतलब इस तरह की चीज है जिसको कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होती है और उसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए करते हैं। तो आपका पहला जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब अगले की बात करते हैं, जो अगला दिया गया है, अगला दिया गया लेक्सान, ये पॉलीकार्बोनेट होता है और ये कहीं ना कहीं जो बुलेट प्रतिरोधी ग्लास होता है या पॉलीकार्बोनेट या थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं या लेमिनेटेड ग्लास की परत होता है, उसको बनाने के लिए लेक्सान का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये भी सही हो जाएगा। अब जो ये टेफ्लॉन दिया गया है ये सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर है, जिसको क्या बोलते हैं C2F4। तो कहीं ना कहीं ये एक नॉन स्टिक कोडिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये बहुत चिकना होता है। तो इसका प्रयोग भी आप बुलेट प्रूफ जैकेट में नहीं कर सकते। तो आपका ये गलत हो जाएगा। आपका सही क्या होगा? 1 और 2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प, 1 और 2 आपका सही है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने अपने इस कुछ GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जो हमारी परीक्षा को में हो सकता है इसी से पूछे या हो सकता है इसी तरह के पूछे, क्योंकि एक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा है, उसमें कुछ चीज़ें बदल भी सकती हैं। तो आप सभी हमारे चैनल पे अगर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे इस GS स्टडी का एप्लीकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। GS स्टडी सर्च करके आपको ऐसा लोगो वहाँ पे दिखेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल GS स्टडी से जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।